ठीक है प्रियंका, तो हम गांव का हाल बता रहे थे। इस बीच कोरोना के मामले बढ़ने के साथ ही कोरोना से जुड़े सवाल भी बढ़ रहे हैं। लोगों के मन में कोरोना से जुड़े कई सवाल हैं। दोनों टीका लगने के बाद मास्क पहनना कितना जरूरी है? कोरोना हो गया है तो वैक्सीन लगवाएं या ना लगवाएं? या फिर कोरोना होने के बाद क्या वैक्सीन की दोनों डोज जरूरी हैं? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है। इसलिए आज हमारे साथ एक ऐसे एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं जो कोरोना के बारे में हर सवाल का जवाब देंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एम्स कोविड सेंटर के चीफ डॉक्टर राजेश मल्होत्रा। डॉक्टर राजेश मल्होत्रा, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया में। वैक्सीनेशन को लेकर के लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं सर, और मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि दोनों टीका लगने के बाद मास्क पहनना कितना जरूरी है? जी, ये आपने सवाल अच्छा किया क्योंकि अमेरिका में लोगों को वैक्सीनेशन के लिए एनकरेज करने के लिए वहाँ के राष्ट्रपति ने ये कहा कि अगर आप दोनों डोज टीके की ले लेंगे तो आपको मास्क नहीं लगाना पड़ेगा। मुझे लगता है ये कोई बहुत समझदारी की बात नहीं है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब हम दोनों टीके लगवाते हैं उससे हमें जो प्रोटेक्शन मिलती है वो सीरियस इलनेस की, हॉस्पिटलाइजेशन की और डेथ की मिलती है। हमें इन्फेक्शन फिर भी हो सकती है और हम दूसरों को भी फैला सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो की इम्यूनिटी से, जिनकी जो इम्यूनिटी ज़्यादा जिनकी इफेक्टिव नहीं है, जैसे कि उनको कुछ कैंसर है या डायबिटीज़ है या कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनमें उनको जो वैक्सीन से मिलने वाली सुरक्षा जो है वो थोड़ी देर से आ सकती है या थोड़ी कम मिल सकती है। तो ऐसे सब लोगों को खतरे से या जोखिम से बचे रहने के लिए मास्क पहनना बिल्कुल ज़रूरी है जब तक कोविड खत्म नहीं हो जाता। ठीक है सर, बहुत अहम बात आपने कही है कि अगर आप दोनों टीका लगवा लेते हैं उसके बाद भी मास्क पहनना नहीं छोड़ना है। सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे यह है कि कोरोना होने के कितने दिन बाद वैक्सीन लगवा सकते हैं? जी, तो ऐसा होता है कि कोरोना होने के बाद वैक्सीन इसलिए नहीं लगाई जाती है क्योंकि जो कोरोना आपको इन्फेक्शन हुआ है वो एक तरीके से आपकी बॉडी को वही इन्फेक्शन प्रेजेंट की गई है जो कि वैक्सीन से प्रेजेंट होती है। तो एक तरह से आपकी बॉडी उस समय पहले ही चैलेंज हो चुकी है, उसको कोरोना से एक बार एक्सपोजर हो गया है। तो ऐसे में एक चीज़ और भी होती है कि जो कोरोना वायरस है जब हमारे शरीर में एंटर करता है तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को कुछ हद तक कंप्रोमाइज कर देता है। इसलिए जो इन्फेक्शन होती है उससे जो होने वाली इम्यूनिटी होती है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती है जितने कि हम जब वैक्सीन लगवाते तब होता है, क्योंकि जब वैक्सीन हम लगाते हैं तब हमें इन्फेक्शन जैसी परिस्थितियां मिलती हैं लेकिन हमारी जो इम्यूनिटी है वो बिल्कुल स्ट्रांग होती है। उसमें वायरल इन्फेक्शन से जो कंप्रोमाइज या कमजोरी आ जाती है वो नहीं है। इसलिए आपको इन्फेक्शन होने के बाद जो है वैक्सीन तो लगवाना है, लेकिन वो कब लगवाना है उस पर डिपेंड करता है कि आपके यहाँ पे गवर्नमेंट की क्या रिकमेंडेशन है। ज़्यादातर ये देखा गया है कि 3 महीने तक एंटीबॉडीज जो हैं वो इन्फेक्शन के बाद परसिस्ट करती हैं, और कुछ एक लोगों ने ये कहा है कि 6 महीने तक भी वो परसिस्ट कर सकती है। तो मुझे लगता है आपको 3 महीने इंतजार करना चाहिए इन्फेक्शन के बाद में वैक्सीन लगवाने के लिए, लेकिन वैक्सीन लगवानी आपको जरूर चाहिए। डॉक्टर राजेश, इसी से जुड़ा मेरा एक और सवाल है कि कोरोना होने के बाद क्या वैक्सीन की दोनों डोज जरूरी हैं? जी, आइडियली उसका जवाब मैंने कुछ पार्टली अभी दिया कि जब आपको इन्फेक्शन होती है तो ये इन्फेक्शन, ये वायरस इतना स्मार्ट है कि जब ये आपकी बॉडी के अंदर घुसा तो आपकी जो इम्यूनिटी है वो उससे लड़ती है। तो आपकी इम्यूनिटी को ये कुछ हद तक कमजोर भी कर देता है, उससे इंटरफेयर भी कर देता है। इसलिए जो वो रिस्पॉन्स आती है वो इतनी अच्छी नहीं आती है। इसलिए ज़रूरी है कि आपको इन्फेक्शन के बाद भी वैक्सीनेशन लगवाना है। सर, कोरोना से ठीक होने के बाद क्या सावधानी बरतनी चाहिए? क्षमा करें, मुझे सुनाई नहीं दिया, किस चीज की सावधानी? कोरोना से ठीक होने के बाद हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए? जी, डॉक्टर राजेश, आपको आवाज मिल रही है मेरी? हाँ जी, आप सुनाई दे रही है जी, बताइए। मेरा सवाल ये है कि कोरोना से ठीक होने के बाद हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए?
जी, तो कोरोना से ठीक होने के बाद में खास करके अगर आप डायबिटिक हैं या आपको जो डायबिटीज़ पहले नहीं थी और कोरोना से और उसके लिए जो स्टेरॉइड दिए गए उनके चलते अगर आपको डायबिटीज़ हो गई है तो एक तो आपको अपना ब्लड शुगर बिल्कुल कंट्रोल रखना है। दूसरी बात ये है कि मास्क का इस्तेमाल करना है क्योंकि कोविड से रिकवरी के बाद अगर आपको डायबिटीज है तो अगले 2 से 6 हफ्ते के बीच में आपको कुछ एक इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन वगैरह का रिस्क रहता है और मास्क लगातार पहनने से आपको उसकी प्रोटेक्शन रहेगी। मल्टीविटामिन लेना बंद ना करें, हाइड्रेशन ठीक रखें। आपको कुछ कमजोरी महसूस सकती है, बहुत से सिम्टम्स ये देखा गया है कि कोविड से रिकवरी के बाद में परसिस्ट कर सकते हैं। उनके लिए आपको थोड़ा अपने आप को रेस्ट भी देना है, लेकिन बीच बीच में एक्टिविटी करनी है ताकि आपकी मांसपेशियां ज्यादा कमजोर ना हो। आप कुछ प्राणायाम कर सकते हैं, अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, लेकिन सबसे जरूरी जो बात है वो मैं यही कहूंगा कि आप इस चीज का ध्यान रखें कि अगर आप डायबिटिक हैं या आपको डायबिटीज हो गई है तो रिकवरी के बाद भी ब्लड शुगर्स अपनी बड़ी स्ट्रिक्टली कंट्रोल करें। ठीक है डॉक्टर राजेश, अगर हम पहली डोज लगा लेते हैं तो उसके बाद कोरोना होने के कितने चांस हैं? ऐसा है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पहली डोज लगवाई उसके 3 4 5 दिन के बाद में इन्फेक्शन हो गई। तो ये बात को समझ लें कि कोई भी इन्फेक्शन जो हमें होती है उसका एक्सपोजर हमें 2 से लेके 14 दिन पहले हुआ हो सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अगर वैक्सीन लेने के एकदम बाद में 2 3 दिन बाद अगर इन्फेक्शन हुआ है तो शायद उनको वैक्सीन लेने से पहले ही एक्सपोजर हो चुका था और वो इन्फेक्टेड हो चुके थे। अगर आपको पहली डोज लग गई है और उसके बाद में 3 सप्ताह का समय बीत चुका है तो अलग अलग वैक्सीन में अलग अलग डिग्री तक प्रोटेक्शन बताई गई है। जैसे कि फाइजर की वैक्सीन में ये कहा जाता है कि 80% तक वो आपको प्रोटेक्शन एक डोज के बाद भी दे सकता है। कोविशील्ड में 60% से ऊपर है। तो पहली डोज भी आपको प्रोटेक्शन देती है, लेकिन उसको कम से कम 3 हफ्ते का समय या 3 सप्ताह का समय पहली डोज के बाद आपको चाहिए, तभी आपके शरीर में कुछ ऐसी एंटीबॉडी बन सकती है जो आपको प्रोटेक्ट कर सके। 3 हफ्ते तक ऐसी प्रोटेक्शन की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। जी। ठीक है डॉक्टर राजेश, जरा ये भी क्लियर कीजिए कि पहली डोज के बाद अगर कोरोना हो जाता है तो क्या फिर दोनों डोज फिर से लगवाने होंगे? जी बिल्कुल नहीं, पहली डोज आपको लग चुकी है। जब आपको कोरोना हुआ तो वो एक तरह से सेकेंड डोज का काम करता है, क्योंकि देखिए हमारी जो इम्यूनिटी है वो मेनली काम करती है सेल्फ और नॉन सेल्फ पे, क्या अपना है और क्या पराया है। कोई भी फॉरेन चीज आती है तो हमारी इम्यूनिटी उसको अटैक करती है। तो जब हम वैक्सीन देते हैं तो हम वायरस का एक पार्ट अपनी बॉडी को प्रेजेंट करते हैं जिसको वो फॉरेन समझती है और उस पर अटैक कर देती है। जब वही चीज दूसरी बार प्रेजेंट होती है तो दूसरी बार हम ज्यादा तैयारी से होते हैं। मैं इसका अक्सर एग्जांपल देता हूं कि आपके बॉर्डर पे अगर किसी पड़ोसी ने हमला कर दिया तो पहली बार हो सकता है कि आप अचानक बाय सरप्राइज आप पकड़े गए हो, लेकिन जब एक बार हुआ तो आपको पता लग गया कि यहाँ से मुझे खतरा हो सकता है, तो आप अपनी डिफेंसेस बिल्ड करते हैं, अपनी सेना को, अपनी सारी रसद को, सबको मोबिलाइज करते हैं। तो अगर वो दूसरी बार आने की कोशिश करता है तो आप बेहतर पोजीशन में होते हैं उसको पुश ऑफ करने के, उसको डिफाई करने के। इसी तरह हमारी बॉडी भी जब दूसरी बार कोई चीज प्रेजेंट होती है तो उसको ज्यादा जोर शोर से उसको रेजिस्ट करती है। तो एक बार पहली डोज के बाद अगर आपको वायरल इन्फेक्शन हो गया तो आपकी बॉडी पहले से प्राइम तो है, तो काफी हद तक वो कोशिश करेगी कि आप वायरस जो है शरीर पे ज्यादा हावी ना हो और ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन ना हो। लेकिन फिर भी क्योंकि मैंने ये बताया कि जो नेचुरल इन्फेक्शन है वो वैक्सीनेशन वाली डोज के मुकाबले में कम इम्यूनिटी क्रिएट करती है, क्योंकि वायरस हमारी की फंक्शनिंग को, इम्यून सिस्टम को कंप्रोमाइज कर देता है। तो आपको सेकेंड डोज लगवानी पड़ेगी फिर भी, लेकिन उसके लिए आप 3 महीने से 6 महीने तक इंतजार कर सकते हैं। डॉक्टर राजेश, क्या कोविशील्ड की दूसरी डोज 3 महीने के पहले हम लगवा सकते हैं? जी, अगर आपकी डोज लग चुकी है, क्योंकि अभी तो सरकार ने नियम बनाया है कि 3 महीने बाद लगेगी, लेकिन अगर आप
इसको लगवा चुके हैं तो कोई चिंता का विषय नहीं है। देखिए, ये जब ओरिजिनली बनाई गई थी वैक्सीन, तो जब हम उनकी ट्रायल करते हैं, जब ये पैंडेमिक या महामारी चल रही होती है, उस समय हमारा ये पर्पस होता है कि कौन सा कम से कम समय रखें हम 2 डोज के बीच में, जिससे कि हम उनको इफेक्टिवली दे पाएँ। तो जो पहली डोज के बाद में जो हमारी इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड करता है, उसको दोबारा स्टिमुलेट करने के लिए 3 से 4 हफ्ते का समय मिनिमम रहता है अलग-अलग वैक्सीन में। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि यही पीरियड सबसे बेस्ट पीरियड है, पर क्योंकि हमारे पास ये सब एक्सपेरिमेंट करने का समय नहीं होता कि हम कुछ पेशेंट्स में 3 हफ्ते बाद लगाएँ, कुछ में 4 पे लगाएँ, कुछ में 6 पे लगाएँ, कुछ में 8 पे लगाएँ, कुछ में 12 पे लगाएँ और देखें और डिसाइड करें कि कौन-सी जो है इंटरवल सबसे अच्छी रिस्पॉन्स देती है। लेकिन जो भी रिस्पॉन्स हमने जो इंटरवल पहले जिस पे वैक्सीन लॉन्च होती है, वो डेटा के ऊपर ही बेस होती है और जो इसको बाद में चेंज किया जाता है, वो भी बहुत हद तक डेटा पे ही बेस होता है। तो इसलिए अगर आपने 12 हफ्ते से पहले 6 हफ्ते पे या 8 हफ्ते पे लगवाई है, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको उसकी इम्यूनिटी नहीं होगी, उसके लिए तो डेटा पहले से है। और जो ये अभी इंटरवल बढ़ाया जा रहा है, उससे कुछ एडिशनल बेनिफिट होने की संभावना है, ये सोच के इंटरवल बढ़ाया जा रहा है, ना कि इसलिए कि जिनको 8 हफ्ते पे या 6 हफ्ते पे लग गया वो कुछ गलत हो गया। आपको भी प्रोटेक्शन के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जी। ठीक है डॉक्टर राजेश, ये भी बताइए कि कोरोना ठीक होने के बाद क्या दोबारा होने का खतरा रहता है? जी, बिल्कुल रहता है और मैंने खुद ऐसे बहुत से पेशेंट देखे हैं जिनको 6 महीने के बाद दोबारा हुआ है। इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये कि देखा गया, आपने सुना होगा कि 3 महीने तक एंटीबॉडी जो है ब्लड में रहती है, लेकिन हम ये जानते हैं कि सिर्फ एंटीबॉडी ही एक हमारी इम्यूनिटी की रिस्पॉन्स नहीं होती है। हमारी टी सेल्स, जिसको हम टी सेल इम्यूनिटी कहते हैं, जो कि वायरस को पकड़ के उसको मार सकती है, वो रिस्पॉन्स भी होती है। लेकिन जो नेचुरल इम्यूनिटी है, वो ऐसा माना जा रहा है कि वो हालांकि 3 महीने तक तो एंटीबॉडी रहती है, लेकिन 6 महीने तक वो रहती है। शायद कुछ लोग 6 से महीने समझते हैं, लेकिन 6 महीने के बाद ऐसे केसेस पाए गए हैं जिनमें रीइंफेक्शन हुआ है। तो आपकी बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनमें एक बार इन्फेक्शन होने से लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी हो जाती है। कुछ ऐसी इन्फेक्शंस होती है जिनमें एक बार इन्फेक्शन होने के बाद भी बिल्कुल इम्यूनिटी नहीं होती है। ऐसा मान के चले कि अगर आपको नेचुरल इन्फेक्शन हुई है, तो 6 महीने के बियॉन्ड उसमें इम्यूनिटी ऐसा देखा गया है कि कई बार परसिस्ट नहीं करती है और ऐसे कई से पेशेंट हमने देखे हैं जिनको 6 महीने बाद दोबारा इन्फेक्शन हुई है, लेकिन ये वो लोग थे जिन्होंने वैक्सीन भी नहीं लगवाई थी। दूसरी बात ये है कि अगर आपको कोई दूसरा वायरस का स्ट्रेन है, वो भी इन्फेक्ट कर सकता है। इसीलिए लगातार हम ये मॉनिटरिंग करते हैं और इसीलिए जरूरत है ऐसे सब लोगों की जांच करने की जिनको एक इन्फेक्शन हुई और उसके बाद दोबारा इन्फेक्शन हुई, या जिनको एक बार वैक्सीन लगी, पूरी दोनों डोज लगी, फिर भी उनको इन्फेक्शन हुई, भले ही वो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हुई, भले ही वो माइल्ड इन्फेक्शन हुई, पर उनके भी वायरस की जांच करने की जरूरत है कि ये क्या कोई ऐसा स्ट्रेन तो नहीं है जो बॉडी की इम्यूनिटी को अभी भी झांसा दे सकता है, अवॉइड कर सकता है, और जिसके लिए हमारी बॉडी उसको रेजिस्ट करने में पूरा सक्षम नहीं है। तो दोबारा इन्फेक्शन के केसेस और वैक्सीनेशन के बाद होने वाले केसेस की प्रॉपर स्टडी बहुत जरूरी है। ये भी देखना जरूरी है कि जो री इन्फेक्शन हुए हैं या वैक्सीनेशन के बाद केसेस हुए हैं, उनमें क्या वो एक ग्रुप में हुए हैं, जैसे अगर मान लीजिए किसी हॉस्पिटल में आउटब्रेक हुआ है या किसी एल्डरली होम में, ओल्ड एज होम केयर में आउटब्रेक हुआ है, या किसी जेल में आउटब्रेक हुआ है, किसी इंस्टीट्यूशनल केयर में ब्रेकआउट हुआ है, तो ऐसे में इनकी जो अगर सबके फीचर्स जो है बीमारी के एक जैसे हैं, डिफरेंट है, पहले से एक जैसे फीचर्स है, और एक लार्ज ग्रुप, एक लार्ज क्लस्टर में हुआ है, तो उसको भी उसकी वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग करके ये देखना जरूरी है कि ये किसी एक अलग स्ट्रेन से तो नहीं हो रहा है, ताकि उसको फैलने से रोका जा सके और उसके लिए और बाकी जो उपयुक्त जो कार्रवाई है वो की जा सके। जी ठीक है डॉक्टर राजेश। डॉक्टर जरा ये भी बताइए कि कोरोना मरीजों में ब्लैक फंगस के लक्षण कैसे पता चलेंगे? जी, तो ब्लैक फंगस जो है वो एक ऐसी फफूंदी या मोल्ड या
इन्फेक्शन है ऐसी जो कि अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, जिसमें कि हमारी बॉडी नॉर्मली उसको रेजिस्ट करने में सक्षम रहती है। ये नॉर्मली स्पोर्स की फॉर्म में रहती है जो कि बहुत ही रेजिस्टेंट होते हैं, इजीली मरते नहीं है। इनको जो है अगर इनके ऊपर केमिकल लगाए जाएं, कुछ गर्म किया जाए, इजीली मरते नहीं है, परसिस्ट करते हैं। पानी में ये कई सालों तक जीवित रह सकते हैं। और जब कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है इन्हें जिसकी बॉडी रेजिस्टेंस कम होती है, जिसकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज्ड होती है, जैसे अगर आप डायबिटिक हैं या आपको कोई किडनी डिसीज है या आपको कोई ट्रांसप्लांट हुआ है लिवर का, किडनी का, जिसमें कि आपको इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए दवाइयाँ दी जाती है, अगर आपको कोई कैंसर है, खास करके ब्लड कैंसर है, अगर आपको पास में ट्यूबरकुलोसिस हुआ है या आपको कोई और किडनी डिसीज है, तो ऐसे में ये हो सकती है। फेफड़ों में हो सकती है, नाक में साइनसिस में हो सकती है, आंखों में हो सकती है, ब्रेन में हो सकती है। यहाँ भारत में कुछ किडनी में भी केसेस पाए गए हैं। अब इसके लक्षण जो है, अगर वो स्किन में हुआ तो स्किन में आपको कुछ, उसमें स्किन में एक काला सा लीशन दिखेगा। ज्यादा जो अभी हमने देखने को मिल रहा है कोविड में, वो जिसको हम ये कहते हैं कि जो नाक में, आंख में और ब्रेन में होता है, तो नाक के रास्ते ये साइनसिस में जाता है। तो आपको अगर एक साइड पे फेस में स्वेलिंग है, रेडनेस है, ज्यादातर पेशेंट्स में पेन नहीं होता है, मुंह के अंदर अल्सर हो गया है, दांत अगर आपको ढीले हो गए हैं, कुछ ऐसा है, अगर आपको आंख में के सूजन आ गई है, जैसे मैंने कहा, पलक नीचे गिर गई है, ऊपर नहीं उठा पा रहे हैं, डबल दिखाई दे रहा है, दिखना कम हो गया या बिल्कुल बंद हो गया, या फिर तेज सर दर्द हुआ है, कुछ बुखार हुआ है, ये सब फीचर जो हैं ये सजेस्ट करते हैं। अब नाक में अगर आपको स्टफीनेस में से अगर डार्क कलर का डिस्चार्ज आ रहा है, नाक के ऊपर कुछ आपको डार्क डिस्कलरेशन हो गई है, तो ये सब फीचर्स ऐसे हैं जिनसे ये शक होता है कि ये म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस की इन्फेक्शन तो नहीं है। जी ठीक है। डॉक्टर, वैक्सीन की दोनों डोज लगने के बाद भी क्या कोरोना हो सकता है? कितने चांसेस हैं? जी, तो ऐसा है कि दो स्टडीज की गई हैं, भारत में भी जो की गई हैं और विश्व भर में की गई हैं, ऐसा कोई भी वैक्सीन बनी नहीं है जो 100% सभी लोगों को प्रोटेक्ट कर सके। अब हम जानते हैं कि मीजल्स वैक्सीन जैसे है, तो मीजल्स वैक्सीन बहुत इफेक्टिव वैक्सीन में से एक है, फिर भी उसमें से बीच बीच में ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कभी हो सकती हैं। तो इस समय जो हमारे पास भारत में वैक्सीन अवेलेबल है, उनमें 0.002 या 0.003% रिस्क जो है वो देखा गया है एक या दो डोज के बाद में इन्फेक्शन होने का। लेकिन जो मेन बात है कि जो आपके सीरियस इलनेस होने का, सीवियर बीमारी होने का, आईसीयू में एडमिशन होने का या मृत्यु का दर बहुत कम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि ये कहा जा सके कि ये 0% रिस्क है, लेकिन बहुत ही कम रिस्क है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब WHO ने जब वैक्सीन नहीं बनी थी, तो जब ये मापदंड तय किए थे कि वैक्सीन कितनी इफेक्टिव होनी चाहिए थी, तो ऐसी महामारी में कोई भी वैक्सीन जो 50% भी इफेक्टिव है इसको स्प्रेड रोकने में, इस महामारी को कंट्रोल करने में सफल रहेगी। और आज की डेट में हमारे पास जितनी भी वैक्सीन है वो इससे ज्यादा कारगर हैं, 60, 70, 80, 90% भी इफेक्टिव हैं। लेकिन जो वैक्सीन अगर 90% इफेक्टिव है, तो वो भी 10% लोगों को वैक्सीन लगवाने के बाद में फिर भी इन्फेक्शन हो सकती है, वो फिर भी इन्फेक्शन को दूसरों को फैला सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि आपकी वैक्सीनेशन के बावजूद आपको मास्क लगाते रहना, जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है, जो हैंड हाइजीन है, इन सब का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। जी डॉक्टर राजेश, पॉजिटिव होने के बाद कैसे समझें कि कब अस्पताल जाने की जरूरत है? जी, तो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। तो इसमें हमारे कुछ रेड फ्लैग साइन होते हैं। सबसे पहले तो ये शुरू करते हैं कि आप किस तरह के पेशेंट हैं, क्या आप हाई रिस्क में आते हैं? अगर आप बहुत बूढ़े हैं, अगर आपको डायबिटीज है, अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम है, अगर आपको किडनी प्रॉब्लम है, अगर आपको किसी तरह का, जैसे मैंने कहा, कैंसर है, अगर आप यंग हैं लेकिन बहुत ओवरवेट हैं, बहुत ओबीज हैं,
तो आप हाई रिस्क ग्रुप में हैं। तो पहला तो ये हो गया कि ये आइडेंटिफाई करें कि आप अगर हाई रिस्क ग्रुप हैं तो आपको ज़्यादा चौकन्ने रहना है। दूसरी बात ये है कि अगर आपको पहले 1 सप्ताह के बाद भी बहुत तेज़ बुखार आता है या आपको तेज़ बुखार पहले सप्ताह में आया, ठीक हो गया और 7 दिन के बाद दोबारा वो तेज़ बुखार आया, तो वो खतरे की घंटी है। अगर आपकी ऑक्सीजन 94% से नीचे सैचुरेशन अगर आपकी जाती है, तो वो आपके लिए कंसर्न का कारण है। अगर आप 6 मिनट वॉक करते हैं, जैसे कि आपकी सैचुरेशन ठीक है, 94 है, 95 है, आप अगर 6 मिनट की वॉक करके आके बैठते हैं और उसमें आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 4% से ज़्यादा गिर जाती है, तो आपको अस्पताल जाने की ज़रूरत है। अगर आपका प्रति मिनट सांस लेने की दर अगर 26 से ज़्यादा है, तो और ज़्यादा आपको तेज सांस चल रहा है या आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आपको एफर्ट लग रही है, तो आप ये ऐसे साइन हैं जिनमें आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करके और उनके सलाह के हिसाब से हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता है। जी। ठीक है डॉक्टर राजेश, नेगेटिव आने के बाद किस तरह की सावधानी की जरूरत है? जैसे आप नेगेटिव हो गए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने आपको बताया कि जब तक ये महामारी पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती है, पहली बात तो ये है कि एक तो आप मास्क पहनना बंद ना करें। दूसरी बात ये है कि आप ये समझ लें कि जब आप इस तरह के वायरस की बीमारी से उबरते हैं, तो आपकी बॉडी में इम्यूनिटी कम है। दूसरी बात है, ये भी हो सकता है कि आपको स्टेरॉइड दिए गए हों या एंटीबायोटिक दिए गए हों, तो ऐसे में जिसको हम कहते हैं कि अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, मतलब जो मौका देख के आपको पकड़ लेती हैं, आप पे हमला कर देती हैं, फंगस की। अगर एक नॉर्मल व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति, नॉर्मल इम्यूनिटी वाला, उसका ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन जहाँ पे आपकी बॉडी की रेजिस्टेंस कम हुई, तो ऐसे में ये आप पे हमला कर देते। तो ऐसी इन्फेक्शन से बचें, क्योंकि आपको हो सकता है बहुत सी दवाइयाँ दी गई हों, उनसे भी इम्यूनिटी कमज़ोर हो, इन्फेक्शन से भी इम्यूनिटी कमज़ोर हो। अपना खाना-पीना अच्छा रखें, योगासन करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, धीरे-धीरे अपने शरीर को शेप में लाएँ। बहुत सारे लोग हमने देखे जिनको कि जो पोस्चरल, जिसको हम कहते हैं पोस्चरल ऑर्थोस्टैटिक टैकिकार्डिया सिंड्रोम, बहुत दिन तक घर में अगर आप कोविड में लेटे रहे, तो आप जब उठ के चलना फिरना शुरू करते हैं, तो पता लगता है कि आपकी नब्ज़ जो है बहुत तेज़ चल रही है, 100, 110, 120, 100 लगातार रह रही है, तो ये भी एक बीमारी का हिस्सा है। इसी तरह अगर आप बहुत दिन तक बेड रेस्ट पे रहते हैं, तो आपकी बॉडी को, जिसको हम कहते हैं डीकंडीशनिंग हो जाती है, आपकी मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं। तो आपको ऐसे में धीरे-धीरे हल्के-हल्के बढ़ाते हुए अपनी फिजिकल कैपेसिटी को इम्प्रूव करना है, अपने मसल्स की एक्सरसाइजेस करनी है, अपने जॉइंट्स को शेप में लाना है, एक प्रॉपर हाई कैलोरी न्यूट्रिशियस डाइट खानी है, अपनी शुगर को कंट्रोल रखना है, मास्क लगा के रखना है और किसी भी तरह से धूल, मिट्टी इससे बच के रहना है। पूरा ध्यान रखना है। आप ये समझ लें कि आप कम से कम 4 से 6 हफ्ते तक अपना पूरा ख्याल रखें। ये भी हो सकता है कि अभी आपको कुछ प्रॉब्लम परसिस्ट कर रही हो, जैसे कि स्मेल का नहीं आना या टेस्ट का नहीं आना या थकावट रहना या ऐसा जिसको हम ब्रेन फॉगिंग कहते हैं कि कुछ समझ में नहीं आना, कुछ एंजाइटी होना, कुछ नर्वसनेस होना। तो ये याद रखें, रिलैक्सेशन करें, स्ट्रेस बस्टिंग करें, जो आपको अच्छा लगता है, जिससे आपका ध्यान बीमारी से हट सकता है, ऐसी चीज़ों पे, ऐसी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में जाएँ और धीरे-धीरे अपनी बॉडी को फिटनेस में लाएँ, मल्टीविटामिन लें और यही आपको धीरे-धीरे इसमें से पूरी रिकवरी करने में मदद करेगा। जी। ठीक है डॉक्टर राजेश, गर्भवती महिलाएं पॉजिटिव होने पर क्या सावधानी बरतें? जी, तो गर्भवती महिलाओं में अब ये बहुत ज़्यादा देखा गया है। हमारे अस्पताल में 100 से भी ज़्यादा सिज़ेरियन सेक्शन किए गए हैं पॉजिटिव महिलाओं के। तो अगर आप गर्भवती हैं, तो आपके लिए सारे वही डेंजर साइन जो मैंने बोले हैं, कि आपको बुखार का ख्याल रखना है, आपको जो है सैचुरेशन का ध्यान रखना है और टाइमली आपको मेडिकल केयर लेनी है, क्योंकि ये एक स्पेशल सिचुएशन है और ऐसे में जो है वो
आपके बेबी को भी उसके साथ खतरा हो सकता है। लेकिन ये बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि गर्भवती महिलाओं में स्टेरॉइड्स जो नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं, वो एक बड़ी मात्रा में सर्कुलेट कर रहे होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि बॉडी जो है सेल्फ और नॉन सेल्फ में अंतर करती है कि कौन हमारी बॉडी का पार्ट है, कौन अलग है। और आप सोचिए एक पूरा बेबी है जिसमें पिता का अंश भी है, तो वो फॉरेन है बॉडी के लिए। तो माताओं के शरीर में बहुत सारे स्टेरॉइड घूम रहे होते हैं, तो वो स्टेरॉइड भी कोविड के जो एडवर्स इफेक्ट्स है या बहुत सीवियर डिसीज से कुछ हद तक प्रोटेक्शन करते हैं। लेकिन आपको खास ख्याल इसलिए रखना है क्योंकि सिर्फ आपका ही नहीं, आपके बेबी का भी सवाल है। लगातार डॉक्टर के संपर्क में रहें और डेंजर साइंस होते ही तुरंत उस पर एक्शन लेने के लिए डॉक्टर से संपर्क करें। जी ठीक है डॉक्टर राजेश, अगर आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव है फिर भी कोरोना के लक्षण हैं तो क्या करना चाहिए? जी, तो ये बहुत अच्छा सवाल है। ऐसा है कि हम तो ये समझते हैं कि इस पैंडेमिक के समय में कोई भी बुखार है, उसको यही मान के चलना है कि ये कोविड है अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। आपने देखा होगा कि जब पॉजिटिविटी रेट 35-40% हो गया, या बंगाल में आपने सुना होगा हर 2 व्यक्तियों में 1 पॉजिटिव है। तो ऐसे में जो है एक तो ये मान के चलना है कि हर बुखार कोविड है जब तक कुछ और प्रूव नहीं हो जाता। तो दूसरी प्रॉब्लम ये है कि जो जितने भी कोविड की जांच है वो 100% एक्यूरेट नहीं है। अगर आपने आरटीपीसीआर कराया तो उसकी 70% सेंसिटिविटी है। तीसरी बात ये है कि हमें ये भी ध्यान रखना है कि जब कोई वायरल स्ट्रेन म्यूटेट करता है, तो हालांकि अभी तक तो फॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ है कि क्योंकि जो हमारी जितनी भी जांच है वो एक से ज़्यादा जीन की जांच करती हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन ये संभावना हो सकती है कि वायरस अगर म्यूटेट कर जाए तो भी वो जांच में पकड़ में नहीं है। और ये भी हो सकता है कि जांच ठीक से की नहीं गई, या पेशेंट ने कोऑपरेट नहीं किया, या वो सैंपल लेने के बाद सूख गया। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से एक कोविड पॉजिटिव व्यक्ति का भी टेस्ट जो है वो नेगेटिव आ जाए। अगर आपको पूरे सिम्टम हैं तो एक तरीका ये हो सकता है कि 48 घंटे बाद टेस्ट दोबारा कराया जाए, उसमें पकड़ में आ जाता है। कई बार एक डिफरेंट टेस्ट है, अगर आरटीपीसीआर की जगह अगर आप सीबी नेट कराते हैं तो कई बार उसमें पॉजिटिव आ जाता है। और बहुत से लोग अब ये मानना है कि अगर आपको क्लिनिकली कोविड के सारे सिम्टम्स हैं और आप लगातार आपका टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, तो सीटी स्कैन ऐसे में आपको डायग्नोसिस करने में मदद कर सकता है। और ऐसे में चाहे टेस्ट पॉजिटिव नहीं भी आया, ऐसे पेशेंट्स को फिर कोविड की तरह से ही ट्रीट करना जरूरी। जी डॉक्टर राजेश, कोरोना के लक्षण दिखने पर क्या घरेलू उपाय कुछ काम करते हैं? देखिए ऐसा है कि अब हमारे जो भारतीय संस्कृति में बहुत सारे ऐसा माना गया है कि हल्दी जो है वो एंटी कैंसर है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। इसी तरह बहुत सारे घरेलू प्रोडक्ट्स के बारे में बात की जाती है। लेकिन जब हम साइंटिफिक बात करते हैं तो जब तक हमारे पास उसका एडिक्वेट डेटा नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, तब तक उसके लिए कुछ भी मेरे लिए रिकमेंड करना मुश्किल है। हाँ, ये ज़रूर है कि कोई अगर ऐसी चीज़ है जो कि ऐसा माना जाता है कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ा सकती है और आपको कोई बीमारी नहीं है और आप उसको लेना चाहते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दूंगा कि बहुत से लोग जो है वो च्यवनप्राश लेते हैं। तो अगर च्यवनप्राश से आपकी बॉडी में इम्यूनिटी होती है और आपको लगता है कि आप को ये लेना जरूरी है, तो उससे कुछ इतराज नहीं है। बिल्कुल। लेकिन तो डॉक्टर राजेश, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हमसे साझा की है। न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।